प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 12वीं राजनीति विज्ञान प्रश्न बैंक 2026 जिला बालोद के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की पाठ्यक्रमानुसार सटीक मानक उत्तर क्रमवार के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अध्याय 1 2 ध्रुवीयता का अंत। पहला प्रश्न है CIS का पूरा नाम क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल। USSR का पूरा नाम क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या प्रस्तावित किया? पेरेस्ट्राइका, आर्थिक सुधार, और ग्लासनोस्त, खुलापन का प्रस्तावित किया। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। ताशकंद किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। साम्यवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में कब आया? 1917 ईस्वी रूसी क्रांति के बाद आया। रूसी मुद्रा का नाम क्या है? रूसी मुद्रा का नाम रूबल है। सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? साम्यवाद, कम्युनिज्म पर आधारित थी। लेनिन कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नेता और सोवियत संघ का संस्थापक था। स्टालिन कौन था? सोवियत संघ का शक्तिशाली शासक और कम्युनिस्ट नेता था। गोर्बाचेव कौन था? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। पेरेस्ट्राइका का अर्थ क्या है? पेरेस्ट्राइका का अर्थ है पुनर्गठन, आर्थिक सुधार। ग्लासनोस्त का अर्थ क्या है? ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन, पारदर्शिता। गोर्बाचेव द्वारा प्रारंभ की गई आर्थिक नीति क्या है? पेरेस्ट्राइका है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? शीत युद्ध और दो विचारधाराओं के विभाजन का प्रतीक थी। बाल्टिक गणराज्य थे, क्या थे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। दो ध्रुवीय देश कौन से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका USA और सोवियत संघ USSR। दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ? 1991 ईस्वी में हुआ, सोवियत संघ के विघटन के साथ। रूस और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का आधार क्या था? साम्यवादी सरकार को समर्थन देना। सोवियत व्यवस्था पर किस पार्टी का नियंत्रण था? सोवियत व्यवस्था पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण था। अध्याय 2 के अंतर्गत सत्ता के समकालीन केंद्र टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 6 देश थी। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश है। यूरोपीय संघ की संसद में कितने सदस्य हैं? 705 सदस्य है। यूरोपीय संघ की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? यूरो नाम से जाना जाता है। यूरोपीय संघ की स्थापना का श्रेय किस संधि को जाता है? रोम संधि, ट्रीटी ऑफ रोम 1957 को जाता है। आसियान शैली, आसियान वे क्या है? आपसी सहमति, गैर हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सहयोग की नीति है। आसियान का पूरा नाम लिखिए। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान संगठन में कुल कितने राष्ट्र सम्मिलित है? 10 राष्ट्र सम्मिलित है। किस शहर में यूरो मुद्रा प्रणाली को लागू करने का निर्णय किया गया? maastricht शहर में लागू किया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रमुख लक्ष्य क्या था? सदस्य देशों में आर्थिक सहयोग व साझा बाजार की स्थापना करना था। किस प्रश्न को लेकर चीन ने भारत पर आक्रमण किया? सीमा विवाद, अक्साई चीन एवं अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय विदेश मंत्री ने चीन यात्रा बीच में स्थगित कर दी? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में यह हुआ।
भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1965 ईस्वी में हुआ। 2010 में चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाना। द कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश एवं महाधिवक्ता होते हैं? 27 न्यायाधीश एवं 11 महाधिवक्ता होते हैं। अध्याय 3 टॉपिक समकालीन दक्षिण एशिया के तहत इन प्रश्नों को देखते हैं। सार्क किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण संगठन है? दक्षिण एशिया का संगठन है। सार्क का पूरा नाम लिखिए। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क यानी कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 में हुआ। सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 देश है। शिमला समझौता किसके मध्य हुआ? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया? 1965 में भारत पर पाकिस्तान देश ने आक्रमण किया। पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? पाकिस्तान को स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। शिमला समझौते के समय भारत एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? शिमला समझौते के समय भारत एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो थे। भारत पाक प्रथम युद्ध के समय दोनों देशों के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत पाक प्रथम युद्ध के समय दोनों देशों के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं लियाकत अली खान थे। कश्मीर विवाद का आरंभ किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ। कारगिल युद्ध के समय भारत एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी एवं नवाज शरीफ थे। भारत पाक सलाल संधि कब हुई? भारत पाक सलाल संधि 1978 ईस्वी में हुई। सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? सियाचिन समस्या का संबंध भारत और पाकिस्तान देश से है। आगरा शिखर वार्ता कब हुई? आगरा शिखर वार्ता 2001 में संपन्न हुई। दिल्ली समझौता कब हुआ? दिल्ली समझौता 1952 में हुआ। फरक्का बांध समस्या किससे संबंधित है? फरक्का बांध समस्या भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। चकमा शरणार्थी समस्या किस देशों से संबंधित है? चकमा शरणार्थी समस्या भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश नामक राज्य पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बांग्लादेश नामक राज्य पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश वासियों की प्रिय भाषा व संस्कृति क्या है? बांग्ला भाषा व बंगाली संस्कृति बांग्लादेश वासियों की प्रिय भाषा है। TULF का पूरा नाम लिखिए। TULF का पूरा नाम तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है। LTTE का पूरा नाम लिखिए। LTTE का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है। कच्चातीबू विवाद किन देशों से संबंधित है? भारत और श्रीलंका देश से संबंधित है। TELO का पूरा नाम लिखिए। तमिल इलम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा नाम है। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई? भारत द्वारा शांति सेना श्रीलंका देश में भेजी गई। तमिल और सिंहली कौन है? तमिल और सिंहली श्रीलंका के प्रमुख जाति समुदाय है। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? श्रीलंका को आज़ादी 4 फरवरी 1948 को मिली। भारत नेपाल के मध्य परागमन ट्रांजिट संधि कब हुई? 1950 में हुई। किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र स्वतंत्र हुआ? 1951 में नेपाल का राजतंत्र स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का दबदबा है? श्रीलंका की राजनीति में सिंहली समुदाय का दबदबा है। दक्षेस सार्क का 11वां शिखर सम्मेलन कब एवं कहां हुआ? 2002 काठमांडू में संपन्न हुआ। भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है? 2 देशों के पास
परमाणु हथियार है, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित दो देशों के नाम लिखिए। भारत के उत्तर में स्थित दो देशों के नाम है चीन और नेपाल। भारत चीन युद्ध के समय पाकिस्तान ने कौन सा रुख अपनाया? चीन का समर्थन किया। साफ्टा का पूरा नाम लिखिए। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा का पूरा नाम है। आगरा शिखर वार्ता कब हुई? आगरा शिखर वार्ता 2001 ईस्वी सन में हुआ। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण सन 1998 ईस्वी में किया। भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के दो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश। आइए अध्याय 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा के तहत कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षा का अर्थ है व्यक्ति, राष्ट्र या समाज को आंतरिक एवं बाह्य खतरों से सुरक्षित रखना ही सुरक्षा है। प्रव्रजन माइग्रेशन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से निवास परिवर्तित करना प्रव्रजन कहलाता है। मानव जाति को किससे खतरा है? मानव जाति को युद्ध, आतंकवाद, परमाणु हथियार, पर्यावरण प्रदूषण और महामारी से खतरा है। अप्रवासी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी अन्य देश में जाकर बस जाता है उसे अप्रवासी कहते हैं। भारत किसका समर्थन करता है? भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, गुटनिरपेक्षता और निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। पाकिस्तान ने 1988 में कौन सा मिसाइल बनाया? पाकिस्तान ने हथफर मिसाइल 1988 में बनाया। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब हुई? मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किस देश ने किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया, यूएसए ने किया। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद हिंसा और भय के माध्यम से राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करना आतंकवाद कहलाता है। निःशस्त्रीकरण क्या है? हथियारों में कटौती या उनकी पूर्ण त्याग करना निःशस्त्रीकरण कहलाता है। मानवाधिकार क्या है? मनुष्य को जन्म से प्राप्त मौलिक अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। शरणार्थी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदा के कारण अपना देश छोड़ देता है उसे शरणार्थी कहते हैं। द्विपक्षीय वार्ता क्या है? दो देशों के बीच होने वाली बातचीत को द्विपक्षीय वार्ता कहते हैं। न्याय युद्ध से क्या अभिप्राय है? न्याय एवं आत्मरक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध। वैश्विक खतरा क्या है? जो खतरा संपूर्ण विश्व को प्रभावित करे उसे वैश्विक खतरा कहते हैं। आत्मसमर्पण से क्या तात्पर्य है? शत्रु के सामने हथियार डाल देना आत्मसमर्पण कहलाता है। मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय स्वयंसेवी संगठन कौन सा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल स्वयंसेवी संगठन है। सुरक्षा की कितनी अवधारणा है? सुरक्षा की दो अवधारणा है। पहला परंपरागत सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा। अध्याय 8 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के तहत इस प्रकार के प्रश्नोत्तर है। शरणार्थी समस्या का प्रमुख कारण क्या था? देश का विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा। शरणार्थी समस्या का प्रमुख कारण कौन सा राष्ट्र है? पाकिस्तान राष्ट्र है। स्वतंत्रता के समय मणिपुर का महाराजा कौन था? स्वतंत्रता के समय मणिपुर का महाराजा बोधचंद्र सिंह था। पाकिस्तान का निर्माण किस आधार पर किया गया था? पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर किया गया था। पाकिस्तान में हिंदुओं के पलायन का मुख्य कारण क्या था? पाकिस्तान में हिंदुओं के पलायन का मुख्य कारण धार्मिक उत्पीड़न व सांप्रदायिक हिंसा था। पाकिस्तान के किस भाग में शरणार्थी भारत आए? पश्चिमी पाकिस्तान से आए। अनुच्छेद 370 क्या है?
अनुच्छेद 370 यह है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद है। श्रीमान गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? श्रीमान गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध है। किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। किस धारा के अंतर्गत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। जम्मू कश्मीर में सर्वप्रथम किसने घुसपैठ की? सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी कबायली ने घुसपैठ की। 1947 में जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? 1947 में जम्मू कश्मीर का राजा महाराजा हरि सिंह था। स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की संख्या 565 थी। किस व्यक्ति के प्रयास से रियासतों का विलय संभव हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से रियासतों का विलय संभव हुआ। राज्यों के विलय में किस गवर्नर जनरल ने सहयोग दिया? राज्यों के विलय में लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल ने सहयोग दिया। हैदराबाद रियासत में किस नाम से सेना गठित की गई थी? हैदराबाद रियासत में रजाकार नाम से सेना गठित की गई थी। किस राज्य का शासक पाकिस्तान भाग गया? जूनागढ़ राज्य का शासक पाकिस्तान भाग गया। किस देशी राज्य के विरुद्ध भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी? हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघीय प्रदेश कब बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघीय प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बने। किस प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को वापस लेने का आश्वासन दिया था? शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को वापस लेने का आश्वासन दिया था। पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? पाकिस्तान की बुनियाद द्विराष्ट्र सिद्धांत है। 1970 में भारत को किस क्षेत्र से शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ा? 1970 में भारत को पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश से शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ा। कौन सी रियासत स्वतंत्र होना चाहती थी? हैदराबाद रियासत स्वतंत्र होना चाहती थी। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? हैदराबाद का भारत में विलय 1948 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 ईस्वी में सौंपी। अध्याय 9 के तहत एक दल का प्रमुख दौड़ टॉपिक से आइए लघु प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। सी राजगोपालाचारी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना तथा संस्थापक किस वर्ष हुई? कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी एवं संस्थापक A.O. ह्यूम ने की थी। कौन से राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? भारतीय जनसंघ ने यह विचार पर बल दिया। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल लिखिए। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले होता है। प्रथम आम चुनाव के समय वयस्क मताधिकार की आयु कितने वर्ष थी? प्रथम आम चुनाव के समय वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। कांग्रेस की सराय से तुलना किसने की थी? सी राजगोपालाचारी ने किया था। सीपीआई का पूरा नाम लिखिए। सीपीआई का पूरा नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नाम है। प्रथम व तृतीय आम चुनाव कब हुए? प्रथम 1951-52 में और तृतीय आम चुनाव 1962 में संपन्न हुई। ईवीएम व वीवीपीएटी के रूप लिखिए। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट का फुल नेम वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल नाम
है। भारतीय जनसंघ को वर्तमान में किस राजनीतिक पार्टी के नाम से जाना जाता है? भारतीय जनसंघ को वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में मतदाताओं ने किस पार्टी को नेतृत्व प्रदान किया? भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में मतदाताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया। भारत में निर्वाचन आयोग का प्रमुख दायित्व क्या है? भारत में निर्वाचन आयोग का प्रमुख दायित्व स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं नियमित चुनाव कराना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चुनाव का प्रबंधन करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? चुनाव का प्रबंधन करने वाली संस्था को निर्वाचन आयोग कहते हैं। आइए अध्याय 12 के तहत कांग्रेस प्रणाली चुनौतियों एवं पुनर्स्थापना के तहत सरल प्रश्नों को देखते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री का उत्तराधिकारी कौन बना? श्री लाल बहादुर शास्त्री का उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी बनी। चौथे आम चुनाव के पश्चात केंद्र में किसकी सरकार बनी? चौथे आम चुनाव के पश्चात केंद्र में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 1967 में बनी। नेहरू की मृत्यु के बाद कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे? नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? सिंडिकेट से तात्पर्य है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का शक्तिशाली समूह। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? प्रिवी पर्स देशी रियासतों के शासकों की विशेष भत्ता व्यवस्था से था। 1969 में कांग्रेस किन 2 मुद्दों पर विभक्त हुई? 1969 में कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव एवं प्रिवी पर्स समाप्ति के मुद्दों पर विभक्त हुई। प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। 1971 में ग्रैंड अलायंस क्या था? 1971 में ग्रैंड अलायंस कांग्रेस के विरोधी दलों का गठबंधन था। 1999 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1999 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। लोकसभा का 5वां आम चुनाव किस वर्ष हुआ? लोकसभा का 5वां आम चुनाव 1971 में हुआ। किस चुनावों के परिणाम राजनीतिक भूकंप कहलाए? 1967 के आम चुनाव का परिणाम राजनीतिक भूकंप कहलाए। निम्न नारे किस नेताओं से संबंधित है? इंदिरा हटाओ, ये नारे विपक्षी दल और राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। गरीबी हटाओ, ये नारा इंदिरा गांधी से संबंधित है। आइए देखते हैं अध्याय 13 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के तहत कुछ प्रश्नों के उत्तर। आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय हुई? आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय हुई। सन 1974 में बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नाम क्या था? 1974 में बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नाम संपूर्ण क्रांति आंदोलन था। संसद मार्च का आह्वान किसने किया? संसद मार्च का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 20 सूत्री कार्यक्रम किसने शुरू किया? 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने शुरू किया। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में हुई। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बिहार आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे जिनके नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा? बिहार आंदोलन के सक्रिय नेता जयप्रकाश नारायण थे। अध्याय 15 भारतीय राजनीति नए बदलाव के तहत कुछ प्रश्नों को देखते हैं। बामसेप का गठन कब हुआ? बामसेप का गठन 1978 ईस्वी में हुआ। केंद्र में पहली गठबंधन सरकार कब बनी?
केंद्र में पहली गठबंधन सरकार 1977 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार की बनी। अटल बिहारी वाजपेयी किस गठबंधन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री बने? अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री बने। 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम लिखिए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मंडल आयोग ने प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीपी मंडल थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई? नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लागू हुई। मंडल आयोग ने शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की? मंडल आयोग ने शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। अध्याय 2 के तहत सत्ता के समकालीन केंद्र। यूरोपीय संघ का झंडा किसका प्रतीक है? यूरोपीय संघ का झंडा एकता, सहयोग एवं सामूहिक पहचान का प्रतीक है। आसियान की स्थापना किस सन में हुई? आसियान देशों के नाम लिखिए। आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया ये आसियान देशों के नाम है। भारत आसियान समझौता कब और कहाँ हुआ? भारत आसियान समझौता 2009 ईस्वी में बैंकॉक मुक्त व्यापार समझौता वस्तुएं के तहत हुआ। मुक्त द्वार की नीति कब तथा कहाँ लागू की गई? मुक्त द्वार की नीति 1978 ईस्वी में चीन में लागू की गई। सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है? वे देश संगठन जो वैश्विक राजनीति व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यूरो क्या है? यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन देशों की सीमा रेखा है। आसियान क्या है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संसद में कुल कितने सदस्य हैं? यूरोपीय संसद में कुल 705 सदस्य है। सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है? विश्व राजनीति में उभरती शक्तियां व संगठन सत्ता के नए केंद्र से अभिप्राय है। यूरोपीय संघ के न्यायालय के कार्य लिखिए। संघीय कानूनों की व्याख्या व पालन सुनिश्चित करना संघीय न्यायालय की कार्य है। आसियान का पूरा नाम व देशों की संख्या लिखिए। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इसमें 10 देश सम्मिलित है। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की भागीदारी कितनी है? लगभग 15%। अध्याय 7 नियोजित विकास की राजनीति के तहत कुछ प्रश्न इस प्रकार है। वैश्वीकरण क्या है? विश्व को आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़ने की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण की परिभाषा लिखिए। वैश्वीकरण की परिभाषा विश्व स्तर पर व्यापार, पूंजी, तकनीक व विचारों का प्रवाह है। आर्थिक उदारीकरण के 2 लाभ लिखिए। आर्थिक उदारीकरण के 2 लाभ निवेश में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में सुधार है। वैश्वीकरण के 2 लाभ लिखिए। वैश्वीकरण के 2 लाभ तकनीकी विकास, उपभोक्ताओं का अधिक विकल्प है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव लिखिए। आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। वैश्वीकरण के नकारात्मक 2 प्रभाव लिखिए। असमानता, स्थानीय उद्योगों पर दबाव है। भारत में वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास व वैश्विक प्रतिस्पर्धा है। वैश्वीकरण की उत्पत्ति के 2 कारण बताइए। तकनीकी प्रगति और मुक्त व्यापार नीति वैश्वीकरण की उत्पत्ति है। नवीन आर्थिक नीति के 2 उद्देश्य लिखिए। नवीन आर्थिक नीति के उदारीकरण, निजीकरण 2 उद्देश्य है।
विदेशी निवेश का क्या अभिप्राय है? विदेशी पूंजी का घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश। उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। सरकारी नियंत्रणों में कमी। पारस्परिक निर्भरता से क्या समझते हैं? पारस्परिक निर्भरता से देशों की एक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता समझते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 ईस्वी में हुआ। द्विपक्षीय वार्ता से क्या अभिप्राय है? द्विपक्षीय वार्ता से अभिप्राय है दो देशों के बीच बातचीत करना। WSF का पूरा नाम लिखिए। WSF का पूरा नाम वर्ल्ड सोशल फोरम है। वैश्वीकरण में अग्रणी स्थान किस देश का है? वैश्वीकरण में अग्रणी स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। भारत भूमंडलीकरण से कब जुड़ा? भारत 1991 ईस्वी के बाद जुड़ा। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के दो सकारात्मक प्रभाव लिखिए। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के दो सकारात्मक प्रभाव सांस्कृतिक आदान प्रदान वैश्विक समझ है। वैश्वीकरण के आयाम लिखिए। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार कौन है? नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? भारत में नई औद्योगिक नीति सन 1991 ईस्वी में लागू की गई। निजीकरण का अभिप्राय क्या है? निजीकरण का अभिप्राय सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्र को सौंपना है। अध्याय 10 के तहत नियोजित विकास की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। नियोजित विकास से क्या अभिप्राय है? सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को नियंत्रित व निर्देशित करना। केरल मॉडल क्या है? कम आय के बावजूद उच्च मानव विकास सूचकांक वाला विकास मॉडल केरल मॉडल है। वामपंथ से क्या अभिप्राय है? वामपंथ से अभिप्राय समाजवाद एवं साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाला विचार है। चकबंदी से क्या अभिप्राय है? बिखरी कृषि भूमि को एक स्थान पर संगठित करना है। भारत में विकास के कौन से मॉडल को अपनाया गया? भारत में विकास के मॉडल को मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया गया। विकास के दो मॉडल कौन से हैं? भारत ने कौन सा अपनाया? पूंजीवादी व समाजवादी। भारत ने मिश्रित मॉडल को अपनाया। नीली क्रांति, सिल्वर क्रांति व संचार क्रांति क्या है? नीली मत्स्य पालन, सिल्वर अंडा उत्पादन, संचार दूध संचार विकास ये है। हरित क्रांति क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी प्रक्रिया को हरित क्रांति कहते हैं। भूमि सुधार का अर्थ लिखिए। भूमि सुधार का अर्थ है भूमि के समान वितरण व कृषकों को अधिकार देना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब और किसने किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी ने किया। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई और अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग की स्थापना 2015 में और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? कृषि विकास पर बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण। बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव किस समूह ने दिया? प्रमुख उद्योगपतियों के समूह ने दिया। योजना आयोग किस प्रकार का निकाय था? योजना आयोग सलाहकार निकाय था। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र से है। अध्याय 12 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना के तहत कुछ जरूरी प्रश्न हैं। कांग्रेस में युवा तुर्क किसे कहा जाता है? कांग्रेस में युवा तुर्क इंदिरा गांधी समर्थक प्रगतिशील युवा नेता को कहा जाता है। ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। राजनीति में आया राम गया राम से क्या तात्पर्य है? राजनीति में आया राम गया राम से तात्पर्य बार बार दल बदलना है। 1971 में ग्रैंड अलायंस क्या था? 1971 में ग्रैंड अलायंस कांग्रेस विरोधी दलों का गठबंधन था। सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? सिंडिकेट से तात्पर्य है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का समूह।
1969 में कांग्रेस किन दो भागों में बटी? 1969 में कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई के नाम से बटी। प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स देशी रियासतों के शासकों को मिलने वाला भत्ता से है। के कामराज कौन थे? के कामराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। गरीबी हटाओ का क्या अर्थ है? गरीबी हटाओ का अर्थ है गरीबी उन्मूलन का नारा। किन चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप कहा गया? 1967 के आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप कहा गया। दल बदल क्या है? दल बदल एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाना को कहते हैं। गैर कांग्रेसवाद से क्या तात्पर्य है? गैर कांग्रेसवाद से तात्पर्य कांग्रेस विरोधी राजनीति से है। जय जवान जय किसान और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। राम मनोहर लोहिया कौन थे? राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता एवं विचारक थे। कांग्रेस प्रणाली क्या है? कांग्रेस के प्रभुत्व पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था है। आइए अध्याय 10 के तहत नियोजित विकास की राजनीतिक टॉपिक से कुछ अच्छे प्रश्नों को देखते हैं। नियोजित विकास से क्या अभिप्राय है? सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को दिशा देना है। केरल मॉडल क्या है? कम आय के बावजूद उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास पर आधारित विकास मॉडल केरल मॉडल है। वामपंथ से क्या अभिप्राय है? समाजवाद व साम्यवाद समर्थक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा वामपंथ से अभिप्राय है। चकबंदी से क्या अभिप्राय है? किसानों की बिखरी भूमि को एक स्थान पर संगठित करना चकबंदी का अभिप्राय है। भारत में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया। विकास के दो मॉडल कौन से हैं? भारत ने कौन सा अपनाया? पूंजीवादी व समाजवादी। भारत ने मिश्रित मॉडल को अपनाया। नीली क्रांति, सिल्वर क्रांति व संचार क्रांति क्या है? नीली मत्स्य पालन, सिल्वर अंडा उत्पादन, संचार दूरसंचार विकास। हरित क्रांति क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु उन्नत बीज, सिंचाई व तकनीक का प्रयोग। भूमि सुधार का अर्थ लिखिए। भूमि के समान वितरण व किसानों को स्वामित्व देना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब और किसने किया? 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई और अध्यक्ष कौन होते हैं? 2015 और भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? कृषि विकास पर बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों के माध्यम से औद्योगिकीकरण। बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव किस समूह ने दिया? प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के समूह ने दिया। योजना आयोग किस प्रकार का निकाय था? सलाहकार निकाय था। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र से है। अध्याय 15 भारतीय राजनीति नए बदलाव के लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार है। राजग क्या है? राजग का पूरा नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए है। संप्रग क्या है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए इसका पूरा नाम है। गठबंधन सरकार क्या है? जब अनेक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार के दो प्रमुख लाभ लिखिए। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सत्ता संतुलन। गठबंधन सरकार की दो हानियां लिखिए। नीतिगत अस्थिरता, निर्णय प्रक्रिया में विलंब। ये गठबंधन सरकार की दो हानियां हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि के दो कारण लिखिए। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, राष्ट्रीय दलों की कमजोरी। बीजेपी का पूरा नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पूरा नाम है। टीडीपी का पूरा नाम क्या है? तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी। बसपा का पूरा नाम लिखिए। बहुजन समाज पार्टी है। शाहबानो मामला किससे संबंधित है? शाहबानो मामला मुस्लिम महिला के भरण पोषण तलाक कानून से संबंधित है। राजद आरजेडी का पूरा नाम लिखिए।
आरजेडी का पूरा नाम राष्ट्रीय जनता दल है। गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख कारण क्या है? बहुदलीय व्यवस्था, किसी दल को बहुमत न मिलना। एनडीए का पूरा नाम क्या है? एनडीए का पूरा नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांशीराम ने की। अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, उसे क्या कहते हैं? अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। भाजपा गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूपीए का पूरा नाम लिखिए। यूपीए का पूरा नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। 1977 के चुनाव ने किन्हें जननायक बना दिया? 1977 के चुनाव ने जयप्रकाश नारायण को जननायक बना दिया। गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख कारण क्या है? गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख कारण त्रिशंकु संसद क्षेत्रीय दलों का उदय है। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में आए दो बड़े परिवर्तन लिखिए। दो परिवर्तन है मंडल आयोग, गठबंधन राजनीति का उदय। मंडल आयोग की दो सिफारिशें लिखिए। मंडल आयोग की दो सिफारिशें: ओबीसी को 70% आरक्षण, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान। क्रीमी लेयर क्या है? ओबीसी का अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग जिसे आरक्षण से बाहर रखा गया क्रीमी लेयर है। भारत में किस वर्ष गठबंधन सरकार का युग प्रारंभ हुआ? भारत में 1989 में गठबंधन सरकार का युग प्रारंभ हुआ। बहुजनों के मुद्दे को किस संगठन ने उठाया? बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने उठाया। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एक सिफारिश लिखिए। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। बीएसपी की स्थिति क्या थी? दलित बहुजन वर्ग की प्रमुख राजनीतिक पार्टी। अध्याय 2 सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है? विदेश संगठन जो वैश्विक राजनीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं? यूरोपीय देशों का आर्थिक राजनीतिक संघ। आसियान के 3 उद्देश्य लिखिए। आसियान के 3 उद्देश्य है क्षेत्रीय शांति, आर्थिक सहयोग, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। क्षेत्रीय संगठनों के संगठन के उद्देश्य क्या है? सहयोग बढ़ाना, सुरक्षा, आर्थिक विकास करना। यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा कैसे बन सकता है? 3 तर्क बताइए। वैकल्पिक मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग, विदेशी भंडार में वृद्धि। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले 3 कारक लिखिए। साझा बाजार, साझा मुद्रा, यूरो, मजबूत संस्थाएं। भारत सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में कैसे उभर रहा है? तेजी से आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या, कूटनीतिक प्रभाव। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें लिखिए। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें: एकीकृत समुदाय, आर्थिक समृद्धि, शांति, स्थिरता है। भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों पर सहयोग आसान होता है, साझा हित विकसित होते हैं। यूरोपीय संघ के 3 अंग लिखिए। यूरोपीय संघ के 3 अंग: यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग। धन्यवाद मित्रों।